नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम ऑफिशियल ग्लोसरी, जिसे पारिभाषिक शब्दावली बोला जाता है, के बारे में दोस्तों डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवार, LDC, JAR अकाउंटेंट, स्टेनो, फोर्थ ग्रेड, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें ऑफिशियल ग्लोसरी पूछी जाती है, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार पूछे जाने वाले जो वर्ड्स हैं, उनको दोस्तों मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितने भी जो वर्ड्स हैं उनकी दोस्तों जो हिंदी मीनिंग है उसको मैंने दोस्तों बहुत ही अलग अलग सोर्स से निकाल करके, बहुत मेहनत करके दोस्तों आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो करते हैं दोस्तों शुरुआत। हमारा दोस्तों फर्स्ट वर्ड है स्टेट्यूटरी। स्टेट्यूटरी स्टेट्यूटरी का मतलब होता है दोस्तों सांविधिक। यानी कि दोस्तों ऑफिशियल ग्लोसरी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हमें हिंदी जो अर्थ होता है ना, उस हिंदी अर्थ का मतलब पता नहीं होता है कि सांविधिक का मतलब क्या होता है। तो मैं हर चीज़ को दोस्तों बहुत ही अलग अलग उदाहरण से समझाने की आपको कोशिश करूँगा, लेकिन आपको ये वीडियो दोस्तों पूरा देखना है। मैं दोस्तों भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा फर्स्ट वर्ड है दोस्तों स्टेट्यूटरी। स्टेट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक। अब दोस्तों बात करें स्टेट्यूटरी की, तो स्टेट्यूटरी जो शब्द है वो दोस्तों इंस्टीट्यूट से बना है। और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है दोस्तों लीगल, यानी कि कोई चीज़ कानूनी होती है ना, कानूनी, जिस चीज़ पर कानून लागू होता है उसे हम दोस्तों इंस्टीट्यूटरी बोलते हैं, जिसे हिंदी में सांविधिक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? सांविधिक बोलते हैं। जैसे दोस्तों संवैधानिक, यानी कि जो चीज़ संविधान में उल्लेखित होती है उसे हम दोस्तों संवैधानिक बोलते हैं। संसद के अधिनियम से स्थापित, यानी कि ऐसा कानून, ऐसी चीज़ जो संसद के अधिनियम से, यानी कि संसद अधिनियम बनाती है, फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, फिर वो चीज़ दोस्तों कानूनी बन जाती है, तो इसे बोला जाता है स्टेट्यूटरी। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। स्टेट्यूटरी स्टेट्यूटरी का मतलब होता है सांविधिक, और सांविधिक का मतलब होता है कानूनी। जो चीज़ एक तरीके से कानूनी होती है, जो चीज़ लीगल होती है, उसे हम बोलते हैं सांविधिक। इस प्रकार दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों कोरम। कोरम का मतलब होता है दोस्तों गणपूर्ति। कोरम का मतलब होता है दोस्तों गणपूर्ति। अब हमें हिंदी में पता नहीं है कि गणपूर्ति का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी जो बैठक होती है ना, उस बैठक को संचालित करने के लिए न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होती है ना, उसे दोस्तों बोला जाता है कोरम। मान लो कोई एक सभा है, उस सभा में दोस्तों मान लो 100 व्यक्ति हैं। उस सभा में कितने लोग हैं दोस्तों? 100 लोग हैं। तो उस सभा को दोस्तों संचालित करने के लिए मान लो 100 लोगों का आपको 10% व्यक्ति उसके अंदर होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो वो 10% व्यक्ति दोस्तों अपने आप में गणपूर्ति कहलाएंगे। यानी कि किसी भी बैठक, किसी भी सभा को संचालित करने के लिए जो न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या होती है ना, उसे दोस्तों हम बोलते हैं कोरम। जैसे मान लो संसद है, अब संसद की बैठक बुलानी है आपको, तो संसद की बैठक को बुलाने के लिए आपको मतलब जितने सदस्य हैं उनका मतलब 15% उपस्थित होना चाहिए। मान लो 200 सदस्य हैं, तो उसका 15% जो सदस्य हैं ना, वो अगर उपस्थित होंगे तो ही बैठक संचालित हो पाएगी, वरना बैठक है वो दोस्तों संचालित नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार उससे दोस्तों कोरम बोला जाता है। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। आपको हिंदी वाला जो वर्ड है उसको दोस्तों याद करके रखना है, क्योंकि हिंदी आपको कंफ्यूज करेगी। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। किसी भी बैठक को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या को बोला जाता है कोरम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एक्स ओपिशियो। एक्स ओपिशियो का मतलब होता है दोस्तों पदेन। एक्स ओपिशियो का मतलब क्या होता है? पदेन। अब पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने पद से किसी अन्य पद पर काम करता है ना, तो उसे बोला जाता है पदेन। मान लो आप एक पद पर काम कर रहे हो और आप अपने पद से कार्य करते करते मान लो आपको किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता है, तो फिर आपको दोस्तों बोला जाएगा पदेन। ओके,
यानी कि जब एक व्यक्ति अपने पद से किसी अन्य पद पर काम करता है तो उसे पदेन बोला जाता है, और इसका मतलब होता है एक्स ओपिशियो, जैसे पदेन सदस्य हो गया। मान लो एक सदस्य दूसरे सदस्य के स्थान पर अगर काम करता है ना, उसकी जगह ले लेता ना, तो उसे बोला जाता है पदेन सदस्य। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है दोस्तों तदर्थ। तदर्थ ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों वर्ड। ये जितने भी जो वर्ड है ना दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए वर्ड से। तदर्थ, तदर्थ का मतलब होता है दोस्तों तात्कालिक, और तात्कालिक का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी। यानी कि जो चीज़ दोस्तों अस्थायी होती है, जो चीज़ दोस्तों बिना किसी पूर्व योजना के बनाई जाती है, उसे बोला जाता है एड हॉक। मान लो आपको दोस्तों इमरजेंसी में कोई मान लो कोई चीज़ घटित करनी है, तो उस चीज़ को दोस्तों एड हॉक बोला जाता है। ओके, जैसे एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी का मतलब होता है तदर्थ समिति। मान लो आपको इमरजेंसी में कोई कोई काम हो गया और आपको मान लो एक कमेटी गठित करनी है, तो आप उस कमेटी को बोलोगे दोस्तों एड हॉक कमेटी, तदर्थ कमेटी। यानी कि आपके कोई कोई व्यवस्था करनी है या कोई कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए आप अस्थायी रूप से जो भी चीज़ नियुक्त करते हो, जो भी चीज़ अस्थायी रूप से मान लो वो स्थायी नहीं है, आपने मान लो कोई भी कमेटी बनी है तो वो कमेटी अस्थायी है, वो कमेटी काम होते ही वो कमेटी अपने आप में ख़त्म हो जाएगी, है ना। जो भी चीज़ होती है वो जो अस्थायी होती है उसे एड हॉक बोला जाता है। एड हॉक का मतलब होता है तदर्थ, और तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी। जो भी चीज़ जो अपने आप में अस्थायी है और जब वो काम हो जाएगा तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी, तो उसे बोला जाता है एड हॉक। एड हॉक। आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो ये भी दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है दोस्तों विदित, और विदित का मतलब होता है दोस्तों यथा तथ्यत। यथा तथ्यत मतलब दोस्तों किसी भी कोई भी मान लो कोई विशेष घटना है, कोई भी विशेष घटना है तो या कोई कार्य है, उसका परिणाम दोस्तों स्वाभाविक रूप से अगर उत्पन्न होता है ना, मान लो आपने कोई भी कार्य किया है, उसका परिणाम है वो दोस्तों अपने आप में उत्पन्न हो रहा है, तो उससे बोला जाता है इप्सो फैक्टो। यानी कि जो भी चीज़ अपने आप होती है ना, बिना किसी मतलब अतिरिक्त कार्य के जो जो दोस्तों परिणाम अपने आप उत्पन्न होता है, उसे दोस्तों बोला जाता है इप्सो फैक्टो। मान लो आप कोई गलत काम करोगे तो उसका दोस्तों आपके ऊपर ऑटोमेटिक मतलब स्वाभाविक रूप से आप ना परिणाम पड़ेगा, उसका आप पर ऑटोमेटिक अपने आप ना गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उससे बोला जाता है इप्सो फैक्टो। विदित, विदित दोस्तों वर्ड है वो आपको कंफ्यूज करेगा। विदित का मतलब होता है जो चीज़ अपने आप हमारे ऊपर होती है, जो चीज़ बिना किसी प्रयास के होती है, उसे बोला जाता है विदित। यथा तथ्यत किसी विशेष घटना या किसी कार्य का जो परिणाम है वो स्वाभाविक रूप से अगर उत्पन्न होता है तो उसे बोला जाता है इप्सो फैक्टो। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारा एक्सचेक्योर। एक्सचेक्योर का मतलब होता है दोस्तों राजकोष, और राजकोष का मतलब होता है सरकारी खजाना। मान लो सरकार के पास जितने भी जो खजाना होता है उसे राजकोष बोला जाता है, और उसको इंग्लिश में ऑफिशियल ग्लोसरी में उसको एक्सचेक्योर बोला जाता है, और इसको आप राजस्व भी बोल सकते हो। राजस्व का मतलब जो सरकारी जो धन होता है, जो सरकारी वित्तीय विभाग होता है ना, उसे बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिफैक्टो। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब होता है तथ्यत, और तथ्यत है उसका मतलब होता है वास्तव में। यानी कि जो चीज़ दोस्तों वास्तव में होती है, जो चीज़ दोस्तों अपने आप में मौजूद होती है वास्तव में, उसे बोला जाता है डिफैक्टो। लेकिन दोस्तों ये जो शब्द है वो इस प्रकार से प्रयुक्त होता है, मान लो कोई चीज़ है जो वास्तव में प्रयुक्त है, जिसका प्रयोग लोग दोस्तों करते हैं, और जो दोस्तों लोगों में अपने आप में प्रेजेंट है ना, लोग उसको मानते हैं, लेकिन उसका मान लो संविधान में प्रयोग नहीं है। जैसे दोस्तों अगर आप हिंदी भाषा को अगर आप देखते हैं तो हिंदी हमारे भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन इसका दोस्तों संविधान में जिक्र नहीं है, है ना।
हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन दोस्तों इसका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी इसको वास्तव में लोग ना राष्ट्रभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा के रूप में इसको मानते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम डिफेक्टो का यूज करते हैं, जो चीज़ वास्तव में होती है, जिस पर लोगों का भरोसा होता है, लेकिन वो दोस्तों औपचारिक रूप से उसका कहीं उल्लेख नहीं होता है, वो कहीं संविधान में नहीं है, वो कहीं लिखित कागजों के अंदर नहीं है, लेकिन दोस्तों एक व्यक्तिगत रूप से उस चीज़ को लोग ना वास्तव में मानते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, तो उसको बोला जाता है डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब तथ्यत और तथ्यत का मतलब वास्तव में। आशा करता हूँ कि ये समझ में आई होगी। थोड़ी सी चीज़ें दोस्तों कन्फ्यूजिंग चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों मैंने ये चीज़ें हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग बुक से ये चीज़ें मैंने सर्च करके वीडियो बनाया है दोस्तों, है ना। डिफेक्टो का मतलब होता है तथ्यत। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है मसौदा, और मसौदा का मतलब होता है दोस्तों प्रारूप। यानी कि जब आप कोई भी कानून है या कोई आप दस्तावेज है या कोई आप योजना है उसको बनाते हो, तो सबसे पहले आपको एक प्रारंभिक रूप बनाना पड़ेगा। यानी कि जैसे मेरे को एक किताब छापनी है, तो किताब छापने के लिए मैं दोस्तों पहले क्या करूँगा, एक कच्ची किताब बनाऊंगा, फिर उस कच्ची किताब में संशोधन करूंगा, फिर वो अपने आप में एक बढ़िया किताब बनेगी। तो इसी प्रकार जो प्रारंभिक जो रूप होता है ना हर चीज़ का, जो कच्चा पदार्थ होता है ना, उसे बोला जाता है ड्राफ्ट, प्रारूप, मसौदा। यानी कि जब आप जैसे मान लो सरकार को कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए पहले वो मसौदा तैयार करेगी, फिर मसौदा पर अलग अलग लोग विचार करेंगे, फिर उस विचार करेंगे, फिर उसके बाद राज्यपाल या राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, फिर वो कानून बनेगा। तो इस प्रकार मसौदा एक प्रारंभिक चीज होती है ना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है दोस्तों कार्यसूची या कार्यक्रम। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची या कार्यक्रम। मान लो कोई भी बैठक है, अब बैठक है वो किसी निर्धारित विषय या कोई सूची है उस पर विचार विमर्श करती है, तो उसे दोस्तों एजेंडा बोला जाता है। मान लो कोई बैठक है और जो भी कार्यक्रम है, जो भी विषय है, उस पर जो विचार विमर्श करती है, तो इस प्रकार की चीज़ों को दोस्तों एजेंडा बोला जाता है। ये दोस्तों एक प्रकार से जो सत्र होता है, जो चर्चा होती है, उसमें जो निर्धारित विषय होते हैं ना, उनको एजेंडा बोला जाता है। इसे दोस्तों इसका प्रयोग दोस्तों हम कार्यक्रम में या योजना बनाने में इसका हम यूज करते हैं दोस्तों। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है अधिवार्षिकी। अब अधिवार्षिकी दोस्तों अपने आप में कंफ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अधिवार्षिक का मतलब होता है सेवानिवृत्ति आयु। मान लो आप गवर्नमेंट कर्मचारी बन जाओगे, जब आपकी 65 वर्ष या जो 60 वर्ष जो सेवानिवृत्ति आयु होती है ना, जब आदमी सेवा से मुक्त हो जाता है, जो सरकारी कर्मचारी है वो सेवा से मुक्त हो जाता है, फिर उसको पेंशन मिलने लग जाती है, तो उसे बोला जाता है दोस्तों अधिवार्षिकी। यानी कि सेवानिवृत्ति आयु जब आदमी 60 या 65 वर्ष का हो जाता है, तो उस वर्ष को दोस्तों सेवानिवृत्ति बोला जाता है, और उसको इंग्लिश में सुपर एन्युएशन बोला जाता है। आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय या दोस्तों निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही। यानी कि जब कोई दोस्तों विवाद होता है और उस विवाद पर दोस्तों अपने आप में एक निष्पक्ष बिना किसी पक्ष के, बिना किसी मतलब भेदभाव के जब कोई निर्णय दिया जाता है, तो उसे बोला जाता है उचित निर्णय या उचित न्याय संगत। यानी कि जो निर्णय अपने आप में निष्पक्ष होता है, अपने आप में दोस्तों प्राकृतिक होता है ना, जो मतलब बिना किसी भेदभाव के होता है, तो उसे बोला जाता है दोस्तों नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा मस्टर रोल। मस्टर रोल। मस्टर रोल का मतलब होता है दोस्तों उपस्थिति पंजिका। यानी कि जैसे मान लो कोई भी कार्यस्थल है और उस पर बहुत से कर्मचारी है, तो उनका एक रजिस्टर होता है कि कितने कर्मचारी आज उपस्थित है, कितने कर्मचारी आज अब्सेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों मस्टर रोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है। यानी कि जितने भी जो कर्मचारी हैं उनका ये रिकॉर्ड रखता है, कितने घंटे काम करते हैं कर्मचारी, कितना उनको वेतन देना है, इस प्रकार की चीज़ें मस्टर रोल के अंदर आती हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों
एक्सपेंड एक्सपेंडाइट 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 का अर्थ होता है शीघ्र संपादन करना या जल्दी से कोई बदलाव करना। एक्सपेंडाइट। प्रोसेस फास्ट एंड इफिशिएंटली। मान लो कोई भी कागज है या कोई भी दस्तावेज है या कोई भी कानून है या कोई भी चीज़ है, कोई भी सामग्री है और आप उसके अंदर मतलब शीघ्रता से उसमें आप बदलाव करते हो तो उसे बोला जाता है एक्सपेंडाइट। कोई भी दस्तावेज हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, है ना, उसमें आप क्या करते हो, शीघ्रता से उसमें बदलाव करते हो, उसका शीघ्रता से उसमें कुछ चेंज करते हो, प्रोसेस करते हो फास्ट एंड इफिशिएंटली, तो उसे बोला जाता है एक्सपेंडाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख, कीर्तिमान या दर्ज करना। जैसे अभिलेख का मतलब होता है कोई भी मान लो पुराना कोई अभिलेख मिलता है, रिकॉर्ड मिलता है हमको, है ना। और कीर्तिमान का होता है, मान का मतलब होता है खेल, जैसे खेल हो गया और उसमें आपने सबसे ज़्यादा रन बना लिए तो उसको बोला जाता है आपने मतलब कीर्तिमान स्थापित कर लिया। और दर्ज करना का मतलब किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना, है ना, कागज़ के अंदर या सुन करके उसको मतलब अपने आप में रिकॉर्ड करना। जैसे घटना, उपलब्धि, जानकारी का लिखित, दृश्य और श्रव्य रूप में किसी चीज़ को सेव करना अपने आप में, ना, उसको सेव करना ना, तो उसको बोला जाता है रिकॉर्ड। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवार्ड। अवार्ड का मतलब दोस्तों आप सब जानते हो कि अवार्ड का मतलब पुरस्कार होता है, लेकिन दोस्तों अवार्ड का मतलब पंचाट भी होता है और ये वर्ड है वो बार बार पूछा जाता है। पंचाट। पंचाट का मतलब होता है दोस्तों जब कोई भी विवाद होता है उस विवाद को समाधान करने के लिए जो अंतिम निर्णय दिया जाता है ना, उसको बोला जाता है पंचाट। जैसे दोस्तों भारत में अंग्रेजों ने, जो गोरे लोग थे, उन्होंने भारत को बांटने के लिए सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था 1932 के अंदर। यानी कि सांप्रदायिक पंचाट एक ऐसी नीति थी जिसने भारत को अलग अलग धार्मिक, सामाजिक और सामुदायिक अलग अलग निर्वाचक मंडलों में भारत को बांट दिया था, ना, तो उसे बोला जाता है सांप्रदायिक पंचाट। तो ये पंचाट दोस्तों अपने आप में एक अधिनिर्णय होता है, ये एक अपने आप में अंतिम परिणाम होता है किसी भी विवाद को समाधान करने का। और इसके अंदर दोस्तों पक्षकार होते हैं अलग अलग, और उस पक्षकार को दोस्तों क्या करता है, उस पक्षकारों को दोस्तों हमें फैसला करना होता है। तो इस प्रकार दोस्तों पंचाट जो वर्ड है उसका प्रयोग दोस्तों विवाद समाधान में किया जाता है और अदालत के फैसलों इस प्रकार में उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, इन सभी वर्ड्स को दोस्तों आपको लिखना है और जो हिंदी वर्ड्स है उनको दोस्तों आपको याद करना है। इनका कोई भी दोस्तों दूसरा तरीका नहीं है, जितना जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही दोस्तों आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ होता है दोस्तों संज्ञेय अपराध, यानी कि ऐसा अपराध जो अपने आप में बहुत गंभीर है। जैसे दोस्तों हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, अपहरण हो गया, तो ये अपने आप में छोटे थोड़ी है, ये बहुत बड़े अपराध है दोस्तों। ये कोग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें दोस्तों जो पुलिस है ना, वो बिना अदालत की अनुमति के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति है किसी की हत्या कर देता है, बलात्कार कर देता है, यानी जो कोग्निजेबल ऑफेंस करता है, अपराध करता है, तो उसको दोस्तों पुलिस है वो डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी अदालत की अनुमति के, बिना किसी वारंट के पुलिस उसको क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो उसे बोला जाता है कोग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों शकल, और शकल का मतलब होता है कुल, और कुल का मतलब होता है जोड़ना। मतलब जैसे सकल घरेलू उत्पाद हो गया, ग्रोस, जैसे आप ग्रोस भी बोलते हो, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक, इस प्रकार जैसे जीएसटी कुछ होता है ना, तो उससे दोस्तों ग्रोस बोला जाता है ना। तो इस प्रकार जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, सकल घरेलू उत्पाद, तो इस प्रकार जो एग्रीगेट वर्ड है उसका मतलब होता है दोस्तों कुल। यानी कि जब आप कुल चीज़ों की बात करते हो, कुल, जैसे दोस्तों आप जैसे सकल आय हो गया या कुल आय हो गया, तो इस प्रकार दोस्तों आप इसका यूज करते हो। एग्रीगेट का मतलब होता है सकल या कुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिमार्केशन। डिमार्केशन डिमार्केशन का मतलब होता है दोस्तों सीमांकन, यानी कि सीमा का निर्धारण करना। सीमा का क्या करना दोस्तों, निर्धारण करना।
जैसे दोस्तों किसी सीमा का निर्धारण करना, उसको चिन्हित करना, है ना, ताकि दोस्तों विवाद है वो विवाद ना हो। मान लो आपकी भूमि है, आपकी ज़मीन है, तो उसको निर्धारित करना कि ये मेरी है, ये तेरी है, ताकि दोस्तों भविष्य के अंदर कौन किसका मालिक है ये दोस्तों स्पष्ट हो सके। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना पड़ता है डिमार्केशन, डिमार्केशन, सीमांकन या निर्धारण। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा चार्जेबल। चार्जेबल का मतलब होता है दोस्तों प्रभार्य या जिम्मेदार, जिस पर दोस्तों शुल्क लगाया जा सके। यानी कि दिस सर्विस इज चार्जेबल, मतलब ये ऐसी सेवा है जिस पर कर लगाया जा सकता है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसके लिए दोस्तों ये वर्ड यूज किया जाता है चार्जेबल। चार्जेबल का मतलब होता है प्रभार्य, जिस पर चार्ज हम लगा सकते हैं, जिस पर हम दोस्तों, जिस पर हम शुल्क लगा सकते हैं, जिस पर हम दोस्तों, जिसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, है ना, जिसको, जिस चीज़ पर किसी आदमी को भुगतान करना पड़ता है ना, पैसे देने की आवश्यकता होती है, तो उसे बोला जाता है दोस्तों चार्जेबल। मान लो आपने होटल का रूम बुक किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो वो अपने आप में दोस्तों चार्जेबल चीज़ है ना, जिस पर हमें चार्ज देना पड़ता है, जिस पर हमें पैसे देना पड़ता है, उसे बोला जाता है चार्जेबल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डाइवर्जन। डाइवर्जन का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन, और परिवर्तन का मतलब होता है विषयांतर, मतलब एक विषय से हट जाना, है ना, एक चीज से हट करके दूसरी चीज पर बात करने लग जाना। मान लो आप एक बात कर रहे हो, एक चीज पर, एक साहित्य पर बात कर रहे हो, और उस पर बात करते करते आपने कोई दूसरी चीज छेड़ ली, तो आपने क्या कर लिया, डाइवर्जन कर लिया, विषयांतर कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों वस्तु परख, वस्तु परख या उद्देश्य या वस्तुनिष्ठ। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो वर्ड है बहुत बार पूछा जाता है। और वस्तु परख, वस्तु परख का मतलब हमें पता नहीं होता है कि वस्तु परख क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है बिना किसी व्यक्तिगत राय, भावना, पूर्वाग्रह के तत्वों पर आधारित जो चीज होती है ना, उसे बोला जाता है दोस्तों वस्तु परख। जैसे वैज्ञानिक परीक्षण हो गया, निष्पक्ष निर्णय हो गया, तो उसे दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। मान लो आपके पास में कोई भी चीज़ है और उस पर दोस्तों आप उस पर तथ्यों पर आधारित आप उस पर उत्तर देते हो, तो उससे दोस्तों ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। या आप ना उसमें बिना किसी व्यक्तिगत राय के, मान लो कोई झगड़ा हो गया और आप ना उसमें बिना किसी पक्ष के, बिना किसी मतलब पूर्वाग्रह के अगर आप उस पर न्याय करते हो, तो वो अपने आप में दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे दोस्तों आपने स्कूल में, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते थे कि दोस्तों ऐसे प्रश्न होते थे जिन पर आप ना अपने विचार से उसका उत्तर नहीं दे सकते, आपको जो रटी रटाई जो चीज़ है ना उसी से ही उसका उत्तर देना पड़ता था, और लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपको उसका उत्तर देना पड़ता था। उन चीज़ों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। और जो दोस्तों सब्जेक्टिव होते हैं ना, उसमें आप अपने अपने विचार से उत्तर दे सकते हो, और अपने दिल से, अपनी भावना से अपनी जो राय है वो उसमें व्यक्त कर सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिव में दोस्तों जो चीज़ फैक्ट है, जो चीज़ तथ्य है, उसी को ही उसमें शामिल किया जाता है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, है ना। इसका दोस्तों जो उत्तर है वो संक्षिप्त होता है। और जो ऑब्जेक्टिव चीज़ होती है वो दोस्तों क्या होती है, तथ्यों पर आधारित होती है ना। इसमें कोई भी व्यक्तिगत भावनाएं, इसमें कोई पक्ष इसमें नहीं होता है, और ये चीज़ें हैं वो दोस्तों तथ्यों पर आधारित होती है, उसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट का मतलब होता है दोस्तों वचन पत्र। और वचन पत्र दोस्तों अपने आप में एक लिखित दस्तावेज होता है। प्रोमिजरी नोट, प्रोमिजरी नोट का मतलब क्या होता है, वचन पत्र होता है। मान लो ये दोस्तों जो वचन पत्र है उसका प्रयोग हम ऋण के लेन देन में करते हैं। मान लो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को धन देता है, तो ये व्यक्ति है ना दोस्तों अपने आप में एक वचन पत्र लिखता है, और उसमें ये अपने आप में उस पर दोनों व्यक्तियों के साइन होते हैं कि जो भुगतान है उसका वादा किया जाता है कि भुगतान कब भुगतान किया जाएगा, किस तिथि को भुगतान किया जाएगा, और दोस्तों किस दर से भुगतान किया जाएगा। ये सब चीज़ें दोस्तों प्रोमिसरी नोट के अंदर लिखी जाती हैं। ऋणदाता और उधारदाता, मान लो एक तो ऋण दे रहा है, एक उधार ले रहा है, तो उनके बीच में जो भी बातें होती है उनको लिखा जाता है एक वचन के रूप में कि ये चीज़ें हैं, मैं वादा करता हूँ कि ये चीज़ें इस तारीख को मैं लौटा दूंगा, इस तरीके से मैं लौटा दूंगा। तो ये चीज़ें प्रोमिसरी नोट के अंदर दोस्तों लिखी जाती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा
एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है विशिष्ट, अपवादात्मक या असाधारण। यानी कि जो चीज़ दोस्तों अपवादात्मक होती है, जो चीज़ अलग होती है, जो चीज़ सामान्य से हटकर होती है, अलग होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल, ओके। जो चीज़ अपने आप में विशिष्ट होती है उसे बोला जाता है एक्सेप्शनल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एप्रोच। एप्रोच, एप्रोच दोस्तों अलग अलग तरीके से यूज होता है। एप्रोच का प्रयोग हम दोस्तों पहुंच के लिए कर सकते हैं। पहुंच के तौर पर, जैसे आपकी यहाँ पर अप्रोच नहीं है, मतलब यहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति की अप्रोच है वो बहुत जगह होती है, मतलब उसकी बहुत जगह पहुंच होती है, तो उससे बोला जाता है अप्रोच। अप्रोच का मतलब दोस्तों उपमार्ग भी होता है, यानी कि अपने आप में जो शॉर्टकट होती है ना, शॉर्टकट। मान लो कोई भी मैथ का क्वेश्चन है और आपको उसको करने का आपको शॉर्टकट पता है, तो उसे बोला जाता है दोस्तों अप्रोच, उपमार्ग। और अप्रोच का मतलब दोस्तों दृष्टिकोण भी होता है। तो दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, मतलब आप किसी भी चीज को, किसी भी दोस्तों घटना को आप किस दृष्टिकोण से उसको देखते हो, किसी कार्य, समस्या, स्थिति को हल करने का तरीका, है ना। ये भी दोस्तों अपने आप में अप्रोच का मतलब होता है। शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण। तो इस प्रकार दोस्तों हम अप्रोच का यूज करते हैं। अप्रोच का मतलब पहुंच, उपमार्ग, दृष्टिकोण हो सकता है। ये दोस्तों जितने भी जो वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। किसी कार्य, समस्या, स्थिति को हल करने का तरीका, उसको अप्रोच बोल सकते हो। और जो दृष्टिकोण होता है किसी चीज को लेकर, उससे भी अप्रोच बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्षेत्राधिकार, और क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि कोई निश्चित एरिया है और उस पर, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। और क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई विशिष्ट एरिया है और उस एरिया पर हमें क्या है दोस्तों, कानून बनाने का अधिकार है। कोई विशिष्ट क्षेत्र है या कोई विशिष्ट मामला है और उस पर हमें क्या है, कानून बनाने का अगर अधिकार है, उस पर हमें फैसला करने का अधिकार है, तो वो हमारे दोस्तों जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा। जैसे सरकार है दोस्तों, अब सरकार के पास में कोई मामला है या कोई सुनवाई है और उस पर फैसला करने का सरकार को अधिकार है, तो वो दोस्तों सरकार के जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, यानी कि क्षेत्राधिकार उसे हिंदी में बोला जाता है। मान लो जैसे जैसे आपके पिता का क्षेत्राधिकार आपका घर हो गया, मान लो आपके घर के अंदर कोई भी चीज़ होगी ना, तो उस पर जो अंतिम निर्णय है वो आपके पिताजी देंगे। तो आपके पिताजी का इस चीज़ पर क्या हो गया, जुरिस्डिक्शन हो गया, क्षेत्राधिकार हो गया। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है शिष्टमंडल। शिष्टमंडल का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, और प्रतिनिधि मंडल का जो हिंदी में जो एक्चुअली में अर्थ होता है वो होता है अनुभवी लोगों का समूह है। मान लो दोस्तों कोई विशिष्ट कार्य है और उस कार्य को करने के लिए आपने एक लोगों की एक टीम नियुक्त कर दी, तो उस टीम को दोस्तों बोला जाता है शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल। जैसे दोस्तों ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। मान लो जैसे दोस्तों हमारा भारत है और भारत ने मान लो जापान के अंदर एक किसी काम को करने के लिए एक लोगों का समूह भेजा है, तो उसे बोला जाता है शिष्टमंडल, है ना, प्रतिनिधि मंडल। जो क्या करता है, किसी विशिष्ट कार्य को करने का काम करता है। ये जो दोस्तों जो लोग होते हैं वो अपने आप में अनुभवी लोग होते हैं। ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों गजट, और ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको पता है। गजट का मतलब होता है राजपत्र। इसे बोला जाता है सरकारी समाचार पत्र। जैसे दोस्तों हमारे समाचार पत्र आता है वो अलग होता है, और जो सरकार का समाचार पत्र होता है ना, उसे बोला जाता है गजट। जैसे हमारा न्यूज़पेपर आता है ना, उसी प्रकार जो सरकार होती है उसका न्यूज़पेपर दोस्तों गजट होता है। इसमें सरकारी सूचनाएं, नियम, कानून, घोषणाएं, आदेश, ये सब होते हैं। यानी कि सरकार है वो क्या क्या चीज़ें कर रही है जनता के लिए, उन चीज़ों को हम दोस्तों गजट के अंदर प्रकाशित करते हैं। सरकार जनता के हित के लिए, जनता के लिए क्या क्या कर रही है, ये सब चीज़ें दोस्तों गजट में प्रकाशित की जाती है। तो ये अपने आप में दोस्तों सरकारी समाचार पत्र होता है गजट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा बिल। बिल का मतलब होता है दोस्तों विधेयक। बिल का मतलब होता है दोस्तों मसौदा। जैसे आपने अभी दोस्तों ड्राफ्ट पढ़ा था, ड्राफ्ट का मतलब भी क्या होता है, मसौदा होता है। इसी प्रकार बिल का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, मसौदा होता है। जैसे दोस्तों
आपका जैसे बिल आता है, जैसे बिजली का बिल आता है, तो वो भी अपने आप में दोस्तों बिल होता है। लेकिन दोस्तों ये जो बिल है ये दोस्तों अपने आप में ऑफिशियल वर्ड है और इसका प्रयोग हम नए कानून का मसौदा तैयार करने के लिए करते हैं। मान लो जिस संसद में बहस के लिए रखा जाता है, मान लो आपने कोई बिल पारित किया है, आपने कोई विधेयक पारित किया है और उस विधेयक को आपने संसद में रखोगे और उस संसद पर क्या किया जाएगा, उस पर बहस की जाएगी। फिर संसद अगर उसे पारित कर देती है तो फिर वो दोस्तों अपने आप में कानून बन जाता है, तो उसे दोस्तों कानून बोला जाता है। फिर तो ये सबसे पहले जो बिल है ये बिल को रखा जाता है और बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। बिल का मतलब क्या होता है, कानून होता है ना। कानून बनाने के लिए जो विधेयक रखा जाता है उसको बिल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, और प्रशासन का प्रयोग हम संचालन के तौर पर करते हैं। योजना बनाना, निर्णय लेना, नीतियाँ लागू करना, है ना। मान लो कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, उसमें योजना बनाना, उसमें मतलब सरकारी जितने भी जो काम होते हैं, निर्णय लेना, नीतियाँ बनाना, उनको लागू करना, जितने भी जो जो द एक्ट ऑफ गवर्निंग मतलब किसी चीज़ पर शासन करना, है ना, उन चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनका अध्ययन करते हैं, संचालन करना किसी क्षेत्र को ना। तो इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब आप सबको पता है, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष हो सकता है, सभापति हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, चेयरमैन यानी जो मेन आदमी होता है ना, किसी भी चीज़ का मेन आदमी, उसे बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा इनिशियल्स। इनिशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इनिशियल्स का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर। जब दोस्तों आपके पास में बहुत कम जगह हैं और आप बहुत जल्दीबाजी में हो और आपका नाम है मनोज कुमार, तो आप कभी कभी क्या करते हो, एम के लिख देते हो। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैं कभी कभी डी लिख देता हूँ, है ना, डी लिख देता हूँ। तो इस प्रकार जो चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता है लघु हस्ताक्षर, संक्षिप्त हस्ताक्षर, है ना, इनिशियल बोला जाता है उसको, इनिशियल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम भी दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑनोरेरियम का मतलब होता है दोस्तों मानदेय, और मानदेय का मतलब होता है परिश्रमिक। जैसे मान लो आप दोस्तों कोई भी काम कर रहे हो और वो काम दोस्तों आप सम्मान के लिए कर रहे हो, मान लो आप लोगों का भला कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, तो उस जगह दोस्तों आपको पैसे नहीं दिए जाते। उस जगह दोस्तों आपको धन्यवाद और उपहार के रूप में जो जो चीज़ दी जाती है ना, जो दोस्तों आपको एक उपहार के रूप में, आपको धन्यवाद के रूप में, आपको शाबाश के रूप में जो भी चीज़ें दी जाती है ना, उन्हें दोस्तों बोला जाता है ऑनोरेरियम। जैसे स्वयं सेवक सेवाएं क्या होती है, ऐसी सेवाएं होती है जो अपने मन से की जाती है, जिन पर दोस्तों पैसे नहीं दिए जाते हैं, है ना। जैसे आप मान लो पेड़ लगा रहे हो या आप कोई दोस्तों भलाई का काम कर रहे हो, तो उस भलाई का काम के लिए दोस्तों जो आपको बेनिफिट मिलता है ना, जैसे मान लो आप ना कहीं पर भाषण दे रहे हो, तो उस भाषण देने का आपको कोई पैसे नहीं देगा कि भाषण दे तुझे मैं पैसे दूंगा। उस भाषण के बदले में आपको कुछ ना गिफ्ट दिया जाएगा। उस गिफ्ट को, उस उपहार को, उस धन्यवाद को दोस्तों हम ऑनोरेरियम बोलते हैं, है ना। उसे हम मानदेय बोलते हैं, उसे हम पारिश्रमिक बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार ऑनोरेरियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इसी का मिलता जुलता वर्ड है ऑनोरेरी। ऑनोरेरी का मतलब होता है अवेतनिक। जैसे दोस्तों आप भाषण देते हो तो उस भाषण में आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। आप मान लो कोई भी गरीबों की सेवा करते हो तो वहाँ पर आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, वो आप अपने मन से कर रहे हो, आप दोस्तों अपने मन से अपने सम्मान के लिए कर रहे हो ये चीज़ें। तो ऑनोरेरी का मतलब होता है अवेतनिक और इसे बोला जाता है मानद। जैसे दोस्तों बिना वेतन के ये चीज़ें हैं जो बिना वेतन के होती है, ये दोस्तों स्वयं सेवा होती है, अपने आप में बिना किसी मतलब लालच की ये सेवा होती है, इसे दोस्तों ऑनोरेरी बोला जाता है। जैसे दोस्तों मानद उपाधि दी जाती है। मान लो आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको मानद उपाधि दी जाती है ना। आप जब भलाई का काम करते हो तो आपको मानद उपाधि दी जाती है, और वो मानद उपाधि दोस्तों अपने आप में औपचारिक नहीं होती है, वो अपने आप में अनौपचारिक होती है, जिस पर वेतन का कोई प्रभाव नहीं होता है, पैसों का उस पर कोई लेन देन नहीं होता है। वो अपने आप में दोस्तों अपने मन से होती है, सम्मान से होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा पर्सोनेल। पर्सोनेल का मतलब होता है दोस्तों कार्मिक।
और कार्मिक का मतलब होता है दोस्तों कर्मचारी गण। मान लो कोई भी स्टाफ है उनको बोला जाता है पर्सोनेल। कोई भी मान लो संस्थान है उसके अंदर जितने भी जो व्यक्ति है ना काम करने वाले, उनको दोस्तों कार्मिक बोला जाता है, पर्सोनेल बोला जाता है ना। मान लो स्कूल हो गया या कोई कोई भी संस्थान हो गया, उसमें जितने भी जो काम करने वाले जो व्यक्ति है वो सब पर्सोनेल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों पेंडिंग। और पेंडिंग का मतलब होता है लंबित, विचाराधीन। मतलब ऐसा कार्य, ऐसा मामला या ऐसा निर्णय जिस पर अभी हमें क्या करना है, विचार करना है, वो अभी लंबित है, उस पर हमें संशोधन करना है, उस पर हमें कार्य करना है, उसे बोला जाता है पेंडिंग। यानी कि अभी वो पेंडिंग है मामला, अभी वो ड्यू है, उस पर हमें अभी काम करना है, वो अभी फाइनल स्टेज पर नहीं है। तो इस प्रकार हम पेंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या उत्तरदायित्व। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन फॉर सम एक्टिविटी। मतलब किसी व्यक्ति की किसी चीज़ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये अकाउंटेबिलिटी बताता है ना। तो आप मान लो किसी भी कोई भी काम है, कोई भी जिम्मेदारी है, उसके लिए अगर आप उत्तरदायी हैं तो उसके लिए दोस्तों आप जो वर्ड यूज करते हो वो यूज करते हो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, आप उसके लिए जिम्मेदार हो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अकेडमिक। अकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, यानी कि विद्या से संबंधित जो भी काम शिक्षा से संबंधित होते हैं उनको हम रखते हैं अकेडमिक, है ना। अकेडमिक, जैसे अकेडमी बनती है अकेडमी, तो वो अकेडमी वहाँ पर शिक्षा दी जाती है ना। तो उसी प्रकार अकेडमिक जो शब्द है वो शैक्षणिक शब्द है ना, उसका प्रयोग शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उनके लिए करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एरीर्स। एरीर्स का मतलब होता है दोस्तों बकाया। एरीर्स का मतलब होता है अवशेष, यानी कि जब आप कोई भी पैसे है आप जो जमा कराते हैं तो उनमें जो बच जाते हैं ना, शेष रह जाते हैं। मान लो आपसे कोई 100 रुपये मांग रहे और आपने 90 रुपये जमा करवा दिए, तो 10 रुपये दोस्तों अभी आपका क्या है, अवशेष है, बकाया है, उनको आपको जमा कराना पड़ेगा। तो उसे इंग्लिश में ऑफिशियल तौर पर बोला जाता है एरीर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, वो है दोस्तों ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। मतलब किसी चीज़ को या किसी वस्तु को क्या करना, प्रमाणित करना, उसकी पहचान को मतलब प्रमाणित करना, उसके लिए हम दोस्तों यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन। जैसे मान लो आप कोई भी ऐप यूज करते हो, है ना, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ता है, नंबर लिखना पड़ता है, आपका नाम लिखना पड़ता है, फिर वो उसको ऑथेंटिकेट करता है, फिर वो दोस्तों ऐप है वो चालू होता है ना। तो उसे बोला जाता है ऑथेंटिकेशन। किसी चीज़ का प्रमाणीकरण करना, उसको स्पष्ट करना, उसकी पहचान करना, उसको सही ठहराना, है ना। जैसे आप लॉगिन करते हो ना किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो आपको पासवर्ड, नाम, ये सब चीज़ें पूछी जाती है ताकि आपका ऑथेंटिकेशन किया जा सके। तो इस प्रकार ऑथेंटिकेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है दोस्तों ज्ञापन। ज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ऑफिशियल तौर पर ज्ञापन। और ज्ञापन का मतलब होता है स्मरण पत्र। ये अपने आप में दोस्तों एक औपचारिक दस्तावेज होता है और इसका मतलब दोस्तों किसी को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी बड़े अधिकारी को ज्ञापन देते हो, है ना, किसी भी मान लो कोई भी जानकारी है, कोई भी निर्णय है, कोई निर्देश है, उनको लेने के लिए आप क्या करते हो, उसको ज्ञापन देते हो। ये दोस्तों सरकारी तौर पर बहुत बार यूज़ किया जाता है। हम सुनते हैं कि आज इसने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, इसने आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उसने आज किसको ज्ञापन दिया। मतलब ये ज्ञापन होता है जो हम क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करने के लिए किसी को देते हैं कि आप ये काम करो, ये काम हमारे लिए करना है ना, इस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से जो मेमोरेंडम है उसका प्रयोग किया जाता है। ये अपना में दोस्तों एक औपचारिक दस्तावेज होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा ऑथोराइज। ऑथोराइज का मतलब है प्राधिकार देना, किसी को अधिकार देना, है ना, किसी को एम्पावर करना, उसको मतलब पावर देना, उसके लिए हम ऑथोराइज वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकाउंटेंट जनरल। अकाउंटेंट जनरल का मतलब होता है महालेखाकार। महालेखाकार किसी संस्था के खातों का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति। मतलब जो महालेखाकार जो व्यक्ति होता है वो दोस्तों जो अकाउंट के जो काम होते हैं ना उनका सबसे मेन आदमी होता है ये।
ये मान लो कोई संस्था है, कोई बैंक हो गई, या कोई मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, तो उसके जो खाते हैं, उसके जो लेन देन है, उनको उनका प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दोस्तों महालेखाकार बोला जाता है। जैसे CAG होता है ना, CAG होता है कंट्रोपल ऑडिटर जनरल, है ना, कंट्रो। तो इस प्रकार जो CAG होता है वो भारत का महालेखाकार होता है। तो वो चीज़ क्या करता है, किसी भी जो संस्था होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसके जो खातों का जो प्रबंधन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दोस्तों महालेखाकार बोला जाता है, अकाउंटेंट जनरल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर का मतलब होता है विवेकाधिकार, अपनी समझ और अनुभव से निर्णय लेने का अधिकार। मान लो आपके पास में विवेकाधिकार की शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति के पास में विवेकाधिकार की शक्ति होती है, तो उस शक्ति का प्रयोग करके वो अपनी समझ से अपने अपने खुद से वो निर्णय दे सकता है। तो उस चीज़ को दोस्तों डिस्क्रेशनरी पावर बोलते हैं, विवेकाधिकार, अपने विवेक का अधिकार, है ना, अपने खुद से कुछ काम करने का जो अधिकार होता है उसे बोलते हैं डिस्क्रेशनरी पावर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान, और बेचान का मतलब होता है समर्थन करना, और इसका प्रयोग दोस्तों हम प्रस्तांगन कर लिए भी करते हैं। एंडोर्समेंट का प्रयोग हम दोस्तों पत्र व्यवहार में करते हैं। मान लो कोई चेक है, कोई पत्र है, उस पर जो जानकारी है, उस पर जो निर्देश है, ये चीज़ें लिखी जाती है, और फिर उस पर जो दोस्तों हम हस्ताक्षर करते हैं, और फिर उसका हम अनुमोदन करते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों एंडोर्समेंट के अंदर आती है। मान लो कोई भी चीज़ है, तो उसका आप अगर समर्थन करते हो, उस चीज़ पर आप पीछे हस्ताक्षर करते हो कि मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ। मान लो कोई भी कंपनी है, मान लो एक मोबाइल की कंपनी है, उस कंपनी को मान लो किसी बड़े एक्टर ने उसको मान लो एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि ये बढ़िया चीज़ है ना, उसके उस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो ये अपने आप में दोस्तों चीज़ क्या हो गई, अपने आप में अनुमोदन हो गया, किसी चीज़ का समर्थन करना, उसको आगे बढ़ाना। तो उस प्रकार की चीज़ों हम एंडोर्समेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों डेपुटेशन। डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति करना, शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल। मतलब ये विशिष्ट व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की जगह नियुक्ति करना, इसका प्रयोग हम प्रतिनियुक्ति के तौर पर करते हैं। मान लो आप एक जगह हो और आपको दूसरे व्यक्ति की जगह अगर आपको काम के लिए रखा जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति बोला जाता है। और डेपुटेशन का मतलब शिष्टमंडल भी होता है और प्रतिनिधि मंडल भी होता है, जिनको मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसबर्सिंग ऑथोरिटी। डिसबर्सिंग ऑथोरिटी इसका मतलब होता है संवितरण प्राधिकारी। संवितरण प्राधिकारी। संवितरण प्राधिकारी का मतलब होता है वितरण अधिकारी। मान लो कोई भी व्यक्ति है या कोई विभाग है जो क्या करता है, वितरण करने का काम करता है। मान लो जैसे राशन वितरण करना है, या पैसे वितरण करना है, या कोई खाने की चीज़ें वितरण करनी है, तो जो वितरण करने का जो अधिकारी होता है ना मेन, उसको बोला जाता है डिसबर्सिंग ऑथोरिटी, जो वितरण करने का अधिकार रखता है ना। कोई भी संस्थान हो गया या कोई मेन आदमी हो गया जो वितरण करता है, उसे बोला जाता है डिसबर्सिंग ऑथोरिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोबेशन। और प्रोबेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोबेशन का मतलब होता है परीक्षाधीन, परखाधीन। यानी कि जब कोई नया कर्मचारी होता है तो उसको क्या रखा जाता है, 1 साल या 2 साल के लिए अस्थायी रूप से उसको स्थायी नियुक्ति से पहले क्या किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे मान लो आप सरकारी कर्मचारी बनोगे तो आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन में रखा जाएगा, फिर आपको दोस्तों नियुक्ति दी जाएगी, फिर आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार प्रोबेशन में रखा जाता है उसको मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है दोस्तों, मूल्यांकन किया जाता है, उसके व्यवहार को चेक किया जाता है कि वो कैसा है आदमी, उसको मतलब परखा जाता है। तो वहाँ पर उसका यूज किया जाता है प्रोबेशन के तौर पर, है ना। जैसे प्रोबेशन पीरियड होता है ना, प्रोबेशन पीरियड, तो उसके अंदर व्यक्ति को उसका मूल्यांकन करके और फिर उसको क्या किया जाता है, स्थायी रूप से उसको नियुक्ति दी जाती है। ये होता है प्रोबेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का मतलब होता है आवरण पत्र। जैसे दोस्तों आप कोई भी रिज्यूमे लिखते हो या आप सीवी लिखते हो, है ना, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उस जो रिज्यूमे होता है ना, उसके ऊपर जो पत्र होता है ना, उसे बोला जाता है दोस्तों कवरिंग लेटर। आपने मतलब अपना रिज्यूमे बनाया और उसके ऊपर आपने अपनी जो डिटेल है ना, वो पूरी डिटेल उसके ऊपर लिख दिया आपने कि आपके क्या पता है, क्या आपका नाम है, क्या आपकी योग्यता है,
क्या आपका अनुभव है, ये सब चीज़ें आपने उसके ऊपर लिख दी। और इससे क्या होता है दोस्तों, एक बेहतरीन उम्मीदवार की पहचान हो जाती है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो बेहतरीन जो जो उम्मीदवार है उसको चयन करना, उसके लिए हम दोस्तों कवरिंग लेटर का हम यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों अधिसूचना। जैसे कोई भी चीज़ होती है उसके आपके पास में क्या आती है, नोटिफिकेशन आती है ना। तो मतलब जो आधिकारिक जो विज्ञप्ति होती है या जो जानकारी होती है ना, उसे हम दोस्तों नोटिफिकेशन के अंदर रखते हैं। इसका मतलब संदेश होता है। मान लो कोई सरकारी संस्था है, वो कोई भी जानकारी है वो जनता तक पहुंचाती है, तो वो नोटिफिकेशन के तौर पर जारी करती है ना। तो इस प्रकार नोटिफिकेशन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा टेंडर। टेंडर का मतलब होता है दोस्तों निविदा, लिखित प्रस्ताव। लिखित एक दस्तावेज है, ये लिखित प्रस्ताव है अपने आप में। जैसे दोस्तों सरकार है, वो सरकार को मान लो सड़क बनानी है, तो सरकार क्या करेगी, टेंडर जारी करेगी। और टेंडर में क्या लिखा होगा कि ये सड़क है, इस सड़क को निर्माण करना है, और इस टेंडर को दोस्तों किसको दिया जाएगा, जो जो दोस्तों होते हैं ना ठेकेदार, उन ठेकेदारों को इससे टेंडर को दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि सरकार को बेहतरीन ठेकेदार की पहुंच होती है इससे, है ना। बेहतरीन ठेकेदार सरकार को मिलता है इससे, तो सरकार इसके तौर पर टेंडर जारी करती है। इससे दोस्तों क्या होता है, किसी निर्माण कार्य के लिए आपूर्तिकर्ता व ठेकेदारों की को पारदर्शिता व बेहतर गुणवत्ता के लिए अवसर देना, है ना। मान लो कोई भी पुल बनाना है, कोई सड़क बनानी है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, टेंडर जारी करेगी। और टेंडर है वो ठेकेदारों को जारी किया जाता है, ठेकेदारों के लिए जारी किया जाता है, ताकि जो ठेकेदार है उस काम को कर सके कम पैसों के अंदर, इसके अंदर बेहतरीन गुणवत्ता आ सके और पारदर्शिता आ सके, है ना। तो इसके लिए टेंडर जारी किया जाता है। टेंडर का मतलब निविदा होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना या विज्ञप्ति। जैसे कोई भी चीज़ होती है वो नोटिस के अंदर लिखा जाता है। मान लो आपने स्कूल में जब पढ़ते थे तो आप नोटिस लिखते थे कि ये खेल का आयोजन इस दिन होगा, इस दिन मतलब कोई भी वार्षिक उत्सव होगा, है ना। जो भी चीज़ होती थी वो नोटिस में लिखते थे आप। किसी घटना, कार्यक्रम या परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी जो औपचारिक जो घोषणा होती है उसको हम नोटिस के अंदर दोस्तों लिखा जाता है। तो इस प्रकार नोटिस का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है दोस्तों परिपत्र। परिपत्र दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पत्र है जो एक ही समय में कई लोगों को एक साथ भेजा जाता है। जैसे दोस्तों इससे क्या होता है, ये एक दोस्तों अपने आप में औपचारिक संचार है। मान लो एक कंपनी है दोस्तों, और उस कंपनी के मतलब लाखों कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों को दोस्तों एक साथ में एक सूचना जब भेजी जाती है तो उसको दोस्तों सर्कुलर के अंदर लिखा जाता है। परिपत्र उसको बोला जाता है ना। परिपत्र मतलब एक समय में एक साथ कई लोगों को सूचना भेजना, एक ही साथ, है ना। एक ही सूचना को कई लोगों के साथ में भेजना, उसे हम दोस्तों परिपत्र सर्कुलर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एड हॉक। एड हॉक का मतलब होता है दोस्तों तदर्थ या अस्थायी। मान लो कोई भी विशेष उद्देश्य हो गया या कोई विशेष स्थिति आ गई आपके सामने, तो उस स्थिति के लिए आप बिना किसी पूर्व योजना के आप जो व्यवस्था करते हो, आप अस्थायी तौर पर जो भी व्यवस्था करते हो उसको हम एड हॉक के अंदर रखते हैं, है ना। जैसे अस्थायी समिति हो गया, तदर्थ व्यवस्था हो गई, तदर्थ समिति हो गया, है ना। जो भी चीज़ अस्थायी तौर पर सीमित समय के लिए जो चीज़ होती है उसको हम एड हॉक के अंदर रखते हैं, उसे हम एड हॉक बोलते हैं। अस्थायी, तदर्थ समिति, इसका मतलब वो समिति क्या है, अस्थायी समिति है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों सेल डीड। सेल डीड का मतलब होता है विक्रीय पत्र। संपत्ति के स्वामित्व को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण, यानी कि जब एक चीज़, मान लो कोई भी चीज़ है और उस चीज़ को दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर देता है ना। मान लो कोई भी पैसा है या कोई ज़मीन है, मान लो ये ज़मीन है और इस ज़मीन को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बेचता है, तो उसके लिए दोस्तों हमें लिखना पड़ता है विक्रीय पत्र, सेल डीड हमें लिखना पड़ता है। ये विक्रेता और खरीदार के मध्य कानूनी दस्तावेज होता है। मतलब एक व्यक्ति विक्रेता होता है और एक खरीदार होता है, तो उनके बीच जो भी चीज़ बेची जाती है, तो उस चीज़ को बेची जाने के तौर पर
उसका कब, उसकी क्या कीमत है, क्या उसका भुगतान किया जाएगा, ताकि उस पर दोस्तों विवाद उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों सेल डीड लिखा जाता है। ये अपना आप में विक्री पत्र होता है, जिसमें जो बिक्री की जाती है जो चीज़, उसका जो एक कानूनी दस्तावेज होता है, ये जो विक्रेता और खरीदार के मध्य लिखा जाता है, जिसमें दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, ताकि भविष्य में कोई भी विवाद न हो, इसलिए इसको दोस्तों लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट और दोस्तों लास्ट वर्ड है नो ड्यूज सर्टिफिकेट। नो ड्यूज सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। नो ड्यूज सर्टिफिकेट का अर्थ होता है एक दे, और ए दे का मतलब होता है अनापत्ति प्रमाण पत्र, और इसका मतलब दोस्तों होता है ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र। यानी कि दोस्तों आप जो भी चीज़ खरीदते हो, तो आपने मान लो उसका पूरा के पूरा भुगतान कर दिया। मान लो आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपने 100 रुपये उसको भुगतान कर दिया, तो फिर उसमें दोस्तों आपको एक नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलता है। और इसका मतलब होता है कि आपका कोई भी ड्यू नहीं है, आपका जितना भी जो पेमेंट है वो चुका दिया है आपने, आपका अब कोई भी ड्यू नहीं है। तो उसके तौर पर दोस्तों नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक से लोन लेते हो ना, तो बैंक अगर आप लोन चुका देते हो तो बैंक आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करेगी, ताकि भविष्य में आप पर कोई भी दोस्तों कार्रवाई नहीं कर सके, आप पर दोस्तों कोई भी मतलब कुछ गलत काम नहीं कर सके। इसलिए दोस्तों आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। अगर आपने दोस्तों भुगतान कर दिया है, तो इसके अंदर दोस्तों जो बकाया राशि है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये दोस्तों हमारे ऑफिशियल वर्ड्स थे। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों कौन सी चीज़ दोस्तों आपके समझ में नहीं आई है, उसका दोस्तों आपको कमेंट में लिख देना। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।